शासन प्रशासन स्तर पर निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो तो ब्रजभूमि में 8,000 करोड़ का निवेश संभव है। ये कहना है एसोचैम यूरोप के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सी विकास चतुर्वेदी का। उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रजभूमि बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 3-4 आकर्षण के केंद्र और बनाने होंगे जो पर्यटकों को यहाँ आने के लिए लुभाए और उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर कर दे। पर्यटन के क्षेत्र में ब्रजभूमि में अपार संभावनाएं हैं। ये विचार यूरोपियन यूपी एनआरआई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष, इंडो डच फाइनेंशियल कॉरिडोर के फाउंडर चेयरमैन, आईसीएआई नीदरलैंड के संस्थापक अध्यक्ष, एसोचैम यूरोप के संस्थापक अध्यक्ष व यूरोप इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्देशक डॉक्टर सी विकास चतुर्वेदी ने व्यक्त कर दिए हैं। ब्रजभूमि में पले पड़े और दुनिया में भारत की धाक जमा रहे मथुरा के वरिष्ठ समाज सेवी सुभाष चतुर्वेदी एडवोकेट के पुत्र डॉक्टर सी विकास चतुर्वेदी का जो आज ब्रज प्रेस क्लब पर एनयूजेआई के राष्ट्रीय सचिव व ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट से मिले, जहां उनका पटुका उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। भारत सरकार ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने यूपी के लिए इन्वेस्टर्स यानी दुनिया भर में डेलीगेशन जा रहे हैं, वहाँ से इन्वेस्टरों को कैसे रिझाया जाए कि यूपी में डेवलपमेंट व्यापक स्तर पे हो। इस दिशा में यूपी की जो वेबसाइट है उस पर भी ऐड चल रहा है इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए। उसमें अगर कोई आकर्षित करने के लिए अगर किसी ने भूमिका निभाई है तो वो हमारे ब्रज के हैं चतुर्वेदी जी, जानते हैं इनसे कि उन्होंने उसमें क्या और कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश की ओर इन्वेस्टर्स आकर्षित हों और अपने ब्रज का कैसे उद्यान हो, क्योंकि ये मथुरा के हैं। हमारे समाज सेवी एडवोकेट सुभाष चतुर्वेदी जी के पुत्र हैं। इन्होंने दुनिया भर में नाम किया है और इतनी कंपनियों से जुड़े हैं। आज इनसे जानकारी करते हैं इन्होंने किन किन कंपनियों को यूपी सरकार में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया है। आपकी मुलाकात मोदी जी से भी हुई है, आपकी अमित शाह से भी हुई है, आपकी योगी आदित्यनाथ जी से भी बैठक हुई है और उत्तर प्रदेश के जो भी प्रभावी मंत्री हैं उन सब से विदेशों में भी मुलाकातें हुई हैं। और यहाँ भी अभी हाल ही में कल यहाँ चीफ सेक्रेटरी आए थे, उनसे भी सब इनकी बातचीत हुई है और कैसे ये इन्वेस्टर्स को यूपी और विशेषकर ब्रज के लिए क्या इनकी योजना है, किस तरह से ये यहाँ पर हमारे देश का विदेश में प्रभाव जमा रहे हैं। वहाँ के इन्वेस्टर्स पे, वहाँ की कंपनियों पे इनका बहुत अच्छा प्रभाव है। आइए जानते हैं श्री चतुर्वेदी से। चतुर्वेदी जी बताइए क्या है ब्रज में आपने अपना यहाँ से कहाँ से, पहले तो आपकी शुरुआत से एजुकेशन से आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ किस तरह से आपने इतना मुकाम हासिल किया। मैंने सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समय निकालने के लिए। मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मथुरा में हाई स्कूल करने के बाद बॉम्बे गया, बॉम्बे से अपना सीए किया। सीए करने के बाद मैं यूरोप चला गया पढ़ने के लिए। मैंने यूरोप जाके एलएलएम किया नीदरलैंड्स में और वहाँ उसके बाद प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 सीए फर्म है उसमें काम किया। उसके बाद 2012 से 10 साल से ऑलमोस्ट 10 साल से अपना निजी व्यापार कर रहा हूँ। इन 20 साल की जो जर्नी रही है पिछले इंडिया और यूरोप के बीच में, जो मेरा क्योंकि मैं यूरोप में ही रहता हूँ 20 साल से, इस जर्नी में मैंने क्या किया है, इंडिया को शोकेस किया है यूरोपियन निवेशकों को। इंडिया के बारे में क्या संभावना है, इंडिया के बारे में क्या पोटेंशियल, इंडिया का कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ विदेशी कंपनी आके निवेश कर सकें, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सके भारत के बारे में, इसी चीज़ में पिछले 18-20 साल से लगभग मैं जुटा हुआ हूँ। अभी तक मिला के तकरीबन 7 से 8 चीफ मिनिस्टर्स को अलग अलग प्रदेशों के उनके रोड शोज इन्वेस्ट के जो हैं यूरोप में मोबिलाइज करवाए हैं। डेलीगेशंस यूरोप से इन स्टेट्स में लेके आए हैं। क्योंकि यूपी से हूँ तो नेचुरल है कि यूपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और उसमें भी सॉफ्ट कॉर्नर ये है क्योंकि मथुरा से हूँ तो मथुरा के लिए विशेष करके खासकर लगाव हो जाता है। तो अब मानसिकता ये है कि आज यूपी का कैसे उद्धार हो। आज जब हम दूसरे स्टेट्स में निवेशकों को देखते हैं जो उनका प्रोत्साहन है, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ये भारत के टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा निवेश आता है। आज हम उसके अपेक्षा में कंपेयर करते हैं कि यूपी कहाँ खड़ा है और यूपी में क्या संभावना है। तो अगर आप यूपी का आज वास्तविक पोटेंशियल देखें तो मैं यूपी को बोलता हूँ कि यूपी है अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट। यूपी नहीं है, यूपी इज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट। और अगर आप इसको मूल तौर पर देखें तो यूपी की आज जो
इसका जो लैंडस्केप है और जिसकी पॉपुलेशन है, अगर आज ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो 5th लार्जेस्ट कंट्री होता। तो यूपी की उतनी अपार संभावना है जितनी कि वर्ल्ड की लास्ट 5th लार्जेस्ट कंट्री की है। आज हम यूपी की बात करें तो 1/5 ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन यूपी में स्टे करती है। तो सबसे बड़ी जो डिमांड जॉर्ज हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे डिमांड की बात करें, डेमोक्रेटिक डिवीजन की बात करते हैं, तो डिमांड है तो आप ये मान के चलिए कि आज यूपी कितना बड़ा कंजम्पशन सेंटर बन सकता है किसी भी। आज आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, ऑटोमोबाइल बात करें, इंजीनियरिंग बात करें, FMCG गुड्स के बारे में बात करें, फार्मास्यूटिकल के बारे में बात करें, हर क्षेत्र में यहाँ कंजम्पशन है। आज तक यूपी में बहुत टाइम से डेवलपमेंट की दिशा गवर्नमेंट ले रही है, परंतु डेवलपमेंट के लिए कुछ जो मेन पिलर्स हैं वो मुझे लगता है यूपी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि साहब हमें इन पिलर्स पर फोकस करना है और इन पिलर्स को जो स्तंभ हैं उन्हीं को आगे ट्रांसफॉर्म करना है। तो आज सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे बड़ा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी प्रदेश में जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, प्रदेश की स्थिति नहीं सुधर सकती है। तो आप देखें आज 55% एक्सप्रेसवे यूपी में। आज जिस तरीके से संभावनाएं यूपी में बनती चली जा रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले करेगी। सेकंड है गवर्नेंस। आज जिस प्रकार से योगी जी ने सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो छवि पैदा करने की कोशिश की है कि सब एक विजन रखा है। यूपी पहला ऐसा प्रदेश है जहां योगी जी ने, अगर मोदी जी सेंटर में 5 ट्रिलियन जीडीपी की बात करते हैं इंडिया की, तो योगी जी 1 ट्रिलियन जीडीपी की बात करते हैं। तो ये मुझे लगता है पहला ऐसा स्टेट है जहाँ किसी सीएम ने इतनी आगे बढ़कर ही पहल लिया है कि हम सब 1 ट्रिलियन जीडीपी की हो चले। उसके बाद आज जिस प्रकार से आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट्स की बात करते हैं लॉजिस्टिक्स के लिए, आज यूपी के अंदर तकरीबन 15 एयरपोर्ट्स की संभावनाएं बन चुकी हैं, जिसमें 10 डोमेस्टिक हैं, 5 इंटरनेशनल हैं। तो आप जब देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखें गवर्नेंस, और आज आप देखें जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है, जिस तरीके से जो चीज़ प्रॉमिस की जा रही है, विजन लेके चला जा रहा है, उसको मैं तो मानता हूँ काफ़ी साकार तरीके से सरकार फॉलो कर रही है। अब जहाँ तक रही कि जो निवेशी विदेश से जो निवेश आया है उसकी क्या संभावना है, तो आपने देखा हाल ही में लखनऊ में आयोजित यूपी इन्वेस्टर समिट में 33 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, 18,000 प्लस MOU साइन हुए। मैं क्योंकि योगी सरकार से 2018 में भी जुड़ाव था, जो निवेश आए थे नेदरलैंड्स उसमें पार्टनर कंट्री था, हम काफ़ी बड़ी डेलीगेशन लेके 2018 में भी आए थे। नेदरलैंड्स इस साल भी यूपी इन्वेस्टर समिट में डेलीगेशन में पार्टनर कंट्री की भूमिका निभाई, उसमें भी तकरीबन 25 कंपनीज का डेलीगेशन हम लोग नेदरलैंड से लेके आए। और जो रोड शोज इन लोगों ने किए थे निवेश लाने से पहले, जो इन्वेस्टर समिट उससे पहले इन्होंने 16 कंट्रीज़ में रोड शोज किए थे, उसमें 5 कंट्रीज़ में मैंने अहम भूमिका निभाई, जिसमें नेदरलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी, ये 5 कंट्रीज़ थे जहाँ हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी थे, नंदगोपाल नंदी जी थे, योगेंद्र उपाध्याय जी गए थे, जतिन प्रसाद जी गए थे। तो हमारी कोशिश यही था हम यूपी को किस प्रकार से निवेशकों के सामने प्रेषित करें और उनको अपार संभावनाएं जो यूपी में हाल में मौजूद हैं वो उनके सामने मुख्य तौर पर प्रस्तुत की है। तो आज निवेशकों को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है जिस प्रकार से सिस्टम प्रिपेयर है, जिस तरह के मिनिस्टर्स प्रिपेयर हैं, जिस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स जिस हिसाब से यूपी को प्रेजेंट करते हैं। तो मैं तो ओवरऑल ये समझता हूँ कि आज यूपी में अपार संभावनाएं हैं। अब यहाँ से हमें सिर्फ इस चीज़ पे जाना है कि ये सब एग्जीक्यूट कैसे हो। आज हम कुछ चीज़ बहुत प्रमोट तो कर देते हैं, आज हम बहुत फोकस बहुत कर देते हैं, बट हम जब बोलते हैं कि जब इसका फल तभी मालूम पड़ेगा जब रिजल्ट सामने आएंगे। तो आज एक मुहिम चलाई गई है, आज एक बीज बो दिया गया है, जिसके कि मैं समझता हूँ 2, 5, 10 साल के अंदर यूपी को बड़े सुंदर फल प्राप्त होंगे। हम सभी लोगों को इसका फ़ायदा होगा, यूपी की जनसंख्या को फ़ायदा होगा, यूपी का जो युवा वर्ग है उसको फ़ायदा होगा, यूपी की जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। और क्योंकि यूपी आज जिस दृष्टिकोण से यूपी में देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है यूपी इज़ इंडियाज़ न्यू ग्रोथ इंजन। अगर इंडिया को ग्रो करना है, क्योंकि इंडिया को तो ग्रो करना ही है, और इंडिया को अगर 8 से 10% GDP बढ़े, वो ऐसा नहीं है कि वो 8 से 10% कंपल्सरी बढ़ेगी, ये हमारी अनिवार्य मजबूरी है कि हम 8 से 10% पर बढ़ेंगे। ये कोई उपलब्धि नहीं है। जब हम आज बोलते हैं 7 से 8% हम ग्रो की उपलब्धि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो हमें चाहिए, और उसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी बहुत बड़ा योगदान उसमें प्ले करे। तो मुझे लगता है जितने भी सार्थक प्रयास हैं यूपी गवर्नमेंट के, वो सब उस दिशा में हैं जहाँ यूपी को $1 ट्रिलियन की GDP बना दिया जाएगा। और जहाँ तक होगा, मैं अपना पूरा
जो मेरा, क्योंकि बर्थ मेरी यहाँ की है, तो मेरा कोशिश यही होगा कि कैसे ब्रज को, कैसे मथुरा को एक ग्लोबल स्तर पर लेके आया जाए। तो वाइल हम लोग यूपी को प्रमोट करेंगे, बट मेरा पर्सनल जो जुड़ाव है मथुरा से, जो ब्रज से मेरा जुड़ाव है, तो मेरा पूर्ण कोशिश ये रहेगी कि कैसे हम मथुरा और ब्रज की तरफ निवेशकों का आकर्षण कर सकें। आप कौन कौन सी कंपनियों को इस समय सेवाएं? आज हम जैसे बात करें तो हम तो आज की डेट में जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं जो इंडिया में निवेश करना चाह रहे हैं, सभी के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम खास तौर पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज की हम बात करें जो इंडिया में आज आना चाह रही हैं, तो अब जैसे आज नेदरलैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो नेदरलैंड्स से चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी, फिलिप्स की बात करें, शेल की बात करें, यूनिलीवर की बात करें, वेनॉर्ड की बात करें, काफ़ी कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑलरेडी आ गई हैं। अब मेरा फोकस ये है कि कैसे उन सबको यूपी में लेके आया जाए, क्योंकि एक अगर संगठन बनाया जाए कि जो यूपी में संभावना है वो कैसे इन लोगों तक पहुंचाई जाए और इनको बताया जाए कि सही अपॉर्चुनिटीज़ किस किस क्षेत्र में है। क्योंकि यूपी भी बहुत बड़ा विशाल प्रदेश है, यूपी कोई छोटा स्टेट नहीं है। तो आप ये देखें, मुझे लगता नहीं कोई भी कंपनी जो आज इंडिया में आना चाह रही है वो यूपी में पॉसिबिलिटी उसके लिए आने की नहीं होगी। तो मैं तो सिर्फ नीदरलैंड्स की बात नहीं करूँगा, मैं तो ग्लोब की बात करूँगा। आज चाहे आपकी स्वीडन की वोल्वो कंपनी हो, चाहे अरब की जर्मनी की मर्सिडीज बेंज हो, चाहे BMW हो, इन सब के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ यूपी के अंदर है। आप किन कंपनियों में इस समय उत्तरदायित्व है? मैं तो अभी फिलहाल मैं एसोचैम यूरोप का फाउंडर चेयरमैन हूँ, जो एसोचैम वन ऑफ द लीडिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। उसके बाद जो हमारे CA इंस्टीट्यूट है उसका मैं प्रेजेंट में चेयरमैन हूँ और फाउंडर चेयरमैन भी हूँ नीदरलैंड चैप्टर के लिए। फिर उसके बाद हमारा इंडिया डच फाइनेंशियल कॉरिडोर है, उसका मैं चेयरमैन हूँ नीदरलैंड्स के लिए। तो काफ़ी ऐसी बॉडीज़ हैं जिन पर मैं आज की डेट में एज अ चेयरमैन की भूमिका निभा रहा हूँ और उस भूमिका के माध्यम से मेरा कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यूपी में अर्जित हो सके, इंडिया में अर्जित हो सके। और क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो यूपी में हो सके, और उससे भी ज़्यादा क्योंकि मथुरा में हूँ तो मथुरा और ब्रज में हो सके। अगर जैसे सरकार प्रयास कर रही है कि इन्वेस्टर्स यहाँ आनी चाहिए, उस दिशा में अगर पूरी पहल सरकार करती है तो आप ब्रज के लिए कितनी, जैसे अभी हेमा मालिनी जी ने इन्वेस्टर्स की मीटिंग ली थी, उसमें कुछ प्रस्ताव आए थे, तो आपका टारगेट कितना हो सकता है सर? देखिए ब्रज के लिए मुझे ऐसा लगता है फैसिलिटी और सरकार की बाधाएं ना आवे, तो अगर सबसे बड़ा मेरा यही है कि अगर सरकार का सपोर्ट रहे, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहे, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहे, और जो सिस्टम है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज हमारे बॉडीज़ हैं उनका हमें सपोर्ट लगता है, तो मुझे लगता है 1 बिलियन का हम आंकलन आराम से कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 हज़ार करोड़ का निवेश आराम से मथुरा के लिए अकेले स्टैंड अलोन ब्रज और यूपी में, मथुरा में आ सकता है। यूपी में हम बड़े इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ मथुरा फोकस होकर बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक आंकलन लेके चलें कि नेक्स्ट 4 से 5 साल में मथुरा में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, तो मैं मोटे मोटे स्तर पर ही कहूँगा कि $1 बिलियन की संभावनाएं बन सकती है। आप टूरिज्म के क्षेत्र में बता रहे थे कि वो वहाँ बर्फ का वो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं, जैसे मैंने आपको बताया था आइस स्केटिंग रिंक, ऑल वेदर स्केटिंग रिंक। जैसे आज सूरत में हम लोग काम कर रहे हैं ऑल वेदर स्केटिंग रिंक के ऊपर, आज हम लोग हिमाचल में काम कर रहे हैं। वो क्या होता है कि ये ऐसे टूरिज्म हब स्पॉट्स हमें चाहिए, क्योंकि आज मथुरा लोग आते हैं, कृष्ण जन्मभूमि देखी, यमुना जी देखी, वृंदावन में 1-2 मंदिर लेके चले जाते हैं, परंतु हमें 3-4 ऐसे आकर्षण केंद्र बनाने पड़ेंगे जो कि टूरिस्टों को लुभाएं, जो कि टूरिस्ट को मजबूर करें कि साहब आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए चलें, कि देखिए बच्चों के लिए भी कुछ है, बड़ों के लिए भी कुछ है। तो एक पैकेज होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ एक स्पिरिचुअल सेंटर बहुत बड़ा, ये ऑलरेडी मथुरा के पास एक प्लस पॉइंट है कि एक स्पिरिचुअल सेंटर है, बट स्पिरिचुअल के साथ साथ हम क्या टूरिज्म में एक्टिविटीज़, अलाइड एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, जिससे कि मथुरा का जो ऑफरिंग है मथुरा की, वो एक विश्व स्तर लेवल पर आ जाए। अभी आपने चर्चा के दौरान थोड़ा इशारा किया था कि कई बड़े प्लांट हैं जिनके लिए ज़मीन की आवश्यकता है। अगर ज़मीन प्रशासन या शासन उपलब्ध कराए तो कौन कौन से प्लांट ब्रज में लग सकते हैं? जैसे अभी मैं बात करूँ हाल ही में, तो अभी हम कुछ यूरोपियन कंपनीज के लिए डेयरी प्लांट को उनको सेटअप करना है मथुरा के लिए, तो डेयरी की अपार संभावना है मथुरा में। आज एक बिटुमिन प्लांट कंपनी लगाना चाहती है फ्रांस की, तो उसके लिए अपार संभावना है। ये सब तैयार हैं मथुरा में निवेश करने के लिए, ब्रज में निवेश करने के लिए, परंतु अब यहाँ से देखना है कि किस प्रकार हमें सपोर्ट मिलता है, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है। तो आपको अब क्या, जैसे आप योगी जी से भी मिले, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले, उनके आपकी चर्चा हुई इन्वेस्टर्स को लेकर के या जो भी भूमिका को लेकर के, क्या होना चाहिए? आपने क्या क्या डिमांड रखी है केंद्र सरकार या प्रांत की सरकारों से
के इन्वेस्टर को ये चाहिए विदेशियों को, ऐसा हो तो ज़्यादा हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले आप किसी निवेशक को ये नहीं बोल सकते साहब अपार संभावना है, आपको प्रोजेक्ट बताना है कि एग्जैक्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम जो चाहते हैं निवेशकों से, टेक्नोलॉजी चाहते हैं, कैपिटल चाहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ फिर गवर्नमेंट हमें मुहैया करा सकती है। हमें एक पूरा प्रोजेक्ट लेवल पर पहले काम करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को उठाएं, और उसको जब आप क्लैरिटी से एक पैकेज बना के इन्वेस्टर के आगे रखते हो तो एक इन्वेस्टर बड़े आसानी से उसको टारगेट कर सकता है। अगर आपने इन्वेस्टर को गोलमोल बातें की कि साहब आप आ जाओ, बहुत बढ़िया हमारा प्रदेश है, बहुत बढ़िया संभावना है, कोई ऐसे नहीं आता है। आज इन्वेस्टर भी बहुत स्मार्ट है, वो भी ग्लोबल लेवल पर निवेश करते हैं, उनको सब पता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आज तक जितनी मेरी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इंडिया की, हर एक स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है। अपनी रिक्वायरमेंट को एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आप प्रोजेक्ट कीजिए इन्वेस्टर्स के सामने, और आप क्या कर सकते हैं और उनसे क्या रिक्वायरमेंट है, वो बहुत स्पष्ट तरीके से उसका आप क्लियरली स्पष्टीकरण करें। क्योंकि आप जब स्पष्ट नहीं बताओगे, आप अगर गोलमोल आंसर दोगे तो फिर इन्वेस्टर भी गोलमोल आंसर करके एमओयू तो साइन कर लेगा बट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसा कि अभी आपने बताया चतुर्वेदी जी ने लंबी बातचीत में कि यहाँ अपार संभावना है, अगर सरकार प्रशासन सहयोग करे तो $8 मिलियन का ब्रज में निवेश, 1 बिलियन का, 1 बिलियन तकरीबन 8,500 करोड़ रुपया का निवेश आसानी से मथुरा में नेक्स्ट 5 साल में हो सकता है। ये तो हम चाहेंगे सरकार और प्रशासन को, श्री चतुर्वेदी जी को, जो भी इनसे इन्वेस्टर जुड़े हैं उनकी समस्याओं को समझना होगा और उनको सहयोग देना होगा, और ये ब्रज के विकास में बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ी सहूलियत होगी यहाँ के बेरोजगारी के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर्यटकों को रिझाने के लिए। जैसा कि अनेक क्षेत्रों में उन्होंने बताया फैक्ट्रियाँ लालायत हैं इन्वेस्टर्स, केवल सहूलियतें और सहायता मिलनी चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, उत्पीड़न ना हो इन्वेस्टर्स का। बाहर से जो उद्योगपति उद्योग लगाने आ रहा है उसको सहायता मिले, सहूलियतें मिलें, तो यहाँ बहुत बड़ा एक इन्वेस्ट हो सकता है बजट। तो हम चतुर्वेदी जी को आज ये ब्रज प्रेस क्लब पे आए, इनका स्वागत किया। ऐसे ही यहाँ ब्रज के होनहार हैं, इन्होंने पूरे विश्व स्तर पर अपनी अलग इमेज बनाई है, और विशेषकर जो छवि का लाभ, हम जैसे यूपी से विदेश मंत्रीगण गए, उन्होंने इनका भरपूर इनके संपर्क को लाभ लिया। वहाँ यूपी के बारे में उन्होंने खुद बताया कि क्योंकि मैं ब्रज से मैं जन्मा हूँ और पढ़ा बड़ा हूँ, तो लिहाजा मेरी ब्रज में विकास में अभिरुचि है, और इसको पूरा करने के लिए शासन प्रशासन को भी इनकी प्रतिभा का सहयोग लेना चाहिए। इन्हीं उसके बाद मैं ब्रजवासियों की तरफ से चतुर्वेदी जी का पुनः आभार करता हूँ। पल्स हॉस्पिटल, गरीबों के इलाज का एकमात्र स्थान। आपकी सेहत हमारी है जिम्मेदारी, जहां आपको मिलेंगी हर सुविधा। ऑर्थोपेडिक, गायकोनोलॉजिस्ट, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, जनरल मेडिसिन, आईसीयू, वेंटिलेटर, हर सुविधा युक्त पल्स हॉस्पिटल। एसी रूम एंड नॉन एसी रूम्स ऑल्सो अवेलेबल। गोकुल बैराज मोड़, औरंगाबाद, मथुरा।